नाउ फाइनेंसिंग द फिस्कल डेफिसिट, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। गवर्नमेंट ने जो है वो फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो है वो टारगेट्स मीट नहीं कर पाएगी, इस तरीके के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। तो हम फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इस पे डिस्कशन करेंगे। Borrowing money and monetizing the deficit are the options being considered by the government and Reserve Bank of India to finance the fiscal deficit. तो गवर्नमेंट के पास में कुछ ऑप्शंस सुझाए जा रहे हैं कि वो फिस्कल डेफिसिट यानी कि हिंदी में बोलते हैं वित्तीय घाटा, इसको पूरा करने के लिए जो है वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो आरबीआई और बैंक गवर्नमेंट के सामने कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे बोरोइंग यानी कि लोन लेना और मोनेटाइजिंग द डेफिसिट यानी कि और ज्यादा नोट छापना। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं अगर वो गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा हो जाएं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने जितना पूरे साल भर के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर किया है उसका जो बैलेंस है उसमें जो फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया, यानी कि हमने जितना पैसा खर्च करना था वो पैसा हमने ज्यादा खर्च कर दिया और जितने पैसे की अर्निंग होनी थी उतनी कम हुई है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उदाहरण के तौर पर अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए अर्निंग हुई है और गवर्नमेंट ने 150 रुपए खर्च कर दिए, तो बाकी बचे हुए 50 रुपए कहां से आएंगे। तो गवर्नमेंट को या तो बोरोइंग करनी पड़ेगी या इंटरनेशनल मार्केट में से बोरोइंग कर सकते हैं, इंडियन बैंक से बोरोइंग कर सकते हैं, लोगों से बोरोइंग कर सकते हैं। ये सब बोरोइंग के ऑप्शन हुए जो हमने पहला देखा, बोरोइंग मोर। एंड दूसरा मोनेटाइजेशन द डिफिसिट, यानी कि आरबीआई के माध्यम से नए नोट छाप के इस वित्तीय घाटे को भर सकते हैं। ये गवर्नमेंट इन ऑप्शंस पे आप विचार करने लग गई है। ऐसा क्यों करने लग गई है? क्योंकि गवर्नमेंट का इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, यानी कि कितना वित्तीय घाटा होना चाहिए। देखिए, अब हम हमेशा 50 रुपए उधार लेते रहें, वापस चुकाए नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बजट में हर साल कुछ प्रावधान किया जाता है कि यार इस साल इतना पैसा जो है वो वापस चुकाया जाएगा, इतना पैसा जो है वो ही हम एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। हमारे देश में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट प्लानिंग करके उतना ही पैसा खर्च करे जितनी इनकम है। क्यों? हम विकासशील देश हैं। कभी कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या कोई साइक्लोन आ गया, या कुछ और तरीके की कोई बात हो जाती है, जैसे इस साल कोविड आ गया। तो इस वाली कंडीशन में गवर्नमेंट के जो अंदाजे होते हैं या जो स्पेकुलेशन होती है, जो आंकड़े होते हैं, वो हमेशा थोड़े बहुत कम पड़ जाते हैं और गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों में, ऐसी चीजों में खर्च करना पड़ता है जो जरूरी है। जैसे अभी के टाइम पे गवर्नमेंट को मुफ्त अनाज योजना में खर्च करना जरूरी है, लोगों के जीने के लिए जरूरी है ये चीजें। मनरेगा में पैसा देना बहुत आवश्यक है। तो ये वाली चीजों के खर्चे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो मुख्य स्रोत है आय का, टैक्स वगैरह, वो सब बंद हो गया। तो इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट क्या आ गई है, वित्तीय घाटे में आ गई है, फिस्कल डेफिसिट में आ गई। हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए टारगेट प्लानिंग करती है और भारत सरकार का लक्ष्य होता है कि 3% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट ना हो। हालांकि इस साल भारत सरकार का लक्ष्य था 3.4% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अब वो जो टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने, उसका भी 83% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। यानी कि अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए कम पड़ रहा था, तो 1 लाख करोड़ रुपए के अंदर से भी 83% पैसा ऑलरेडी बाजार से उठाकर सरकार जो है वो इस साल में खर्च कर चुकी है। भाई, ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि अभी पूरा साल बाकी है। यहां एक ही क्वार्टर, यानी कि अप्रैल से जून तक का ही जो क्वार्टर है वो पूरा हुआ है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 6.62 लाख करोड़ जो है, जो 83% है पूरे साल के फिस्कल डेफिसिट का, पूरे साल जो खर्चे होने हैं उनका, वो पूरा खर्च कर चुकी है। ये एक प्रॉब्लम आ गई। इस वजह से गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना पड़ रहा है। एज पर द इकोनॉमिस्ट, द फिस्कल डेफिसिट में एंड अप एज हाई एज 8% ऑफ द जीडीपी एंड एक्सीड द बजट गोल ऑफ 3.5%। जैसा मैंने अभी कहा आपको, मैं 3.4 बोल दिया था, 3.5 है। इस साल का बजट टारगेट था 3.5 के अंदर अंदर रखना है वित्तीय घाटे को, फिस्कल डेफिसिट को, जो कि इस साल उम्मीद की जा रही है कि शायद 8% पहुंच जाएगा पूरे साल में। यानी कि भारत देश की आय में जितना पैसा खर्च करेंगे गवर्नमेंट, वो जो इनकम है, आय है, उससे 8% ज्यादा ही होगा और तब जाकर सरकार के पूरे खर्चे होंगे। द जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 23.9%, यानी कि इस साल जो हमारी सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी था, उसके अंदर वैसे भी 1 अप्रैल से जून क्वार्टर के बीच में 2020 में जो है वो, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि 23.9% का फॉल आया था, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है वर्ल्ड में, और किसी G20 कंट्री के इतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला, जो भी एक बड़ी फिगर थी। अब इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहां पे देखेंगे द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें बहुत सारी जॉब्स हैं,
इसमें कंस्ट्रक्शन भी आता है, इसमें फैक्ट्रीज भी आती हैं, अनएम्प्लॉयड सेक्टर मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आता है, जो अनऑफिशियल फैक्ट्रीज वगैरह भी चलती हैं, ये सारी चीजें भी जो है वो उनकी हालत खराब हुई है। ये सब जो है वो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में देखने को मिला। और अभी थोड़े दिन पहले परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला था, बट हमने देखा कि इसमें ज्यादातर कंपनीज जो हैं उनकी हालत खराब थी। सिर्फ एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स, खासतौर से स्टील, कंक्रीट, सीमेंट, ये जो सेक्टर हैं जो कि सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज्यादा अनस्किल्ड लेबर, मजदूर आदमी जो है वो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन फील्ड में जुड़ा हुआ है, इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये पीएमआई के अंदर हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसके अंदर। तो यहां पर जो है वो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं था। ये सारी चीजों के बीच में द आउटपुट ऑफ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो भारत सरकार की 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, जो सबसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं जो सारी सेक्टर्स में से, उनमें भी 15% का जो है वो घाटा हुआ है या नुकसान हुआ है। उनका साइज 15% से घट गया था। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फ्रॉम आरबीआई ऑल्सो शोज एन इंक्रीज इन बैड लोन्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वहीं लोगों के पैसे नहीं चुकाने की वजह से बैंकों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि लोग लोन नहीं दे पा रहे हैं। बैड लोन यानी कि लोन नहीं दे पाना, और एनपीए यानी कि उसी को फिर बैंक जो है वो उस कैटेगरी में डाल देता है कि अब ये पैसे की रिकवरी नहीं होगी, इसको एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन के उभरा है। फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया कि भैया जितना भी टोटल टैक्स, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, जो भी सरकार के पास में जो भी पैसा आता है, जो भी रिसिप्ट होते हैं गवर्नमेंट के, जो भी आय होती है, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए तो उसको ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वित्तीय घाटा कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट? अ रिकरिंग हाई फिस्कल डेफिसिट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैव बीन स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, यानी कि सरकार के पास जितनी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा खर्चा कर दिया है। ये आम भाषा में इसको समझ सकते हो। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रेज्ड इट्स ग्रॉस मार्केट बोरोइंग टारगेट, यानी कि इस साल जो सरकार को बाजार से लोन लेना था या उनका लक्ष्य था कि इतना इतना पैसा हम बाजार से उठाएंगे, उससे 50% एक्स्ट्रा ही उठा चुकी है ऑलरेडी अभी तक। किस वजह से? पैंडेमिक की वजह से, इस साल जो कोविड चल रहा है उसकी वजह से। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं? हाई डेप्ट, यानी कि बहुत ज्यादा कर्जा हो जाने की वजह से जो इंक्रीज बोरिंग प्रोग्राम मींस दैट पब्लिक डेप्ट विल गो अप। सरकार को और ज्यादा कर्जा लेने की वजह से अगले साल फिर इसमें चुकाना पड़ेगा। सरकार ज्यादा पैसा अगर कर्जे में चुकाएगी तो कम पैसा खर्च करेगी देश के विकास के लिए, सड़कें बनाने के लिए, तो ये भी नुकसानदायक रहेगा लंबे समय में। दूसरी तरफ इसकी वजह से हाई इंटरेस्ट रेट हो जाती हैं, क्योंकि हायर बोरोइंग कैन पुश अप इंटरेस्ट रेट बिकॉज मार्केट्स आर नर्वस अबाउट गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू रीपे। यानी कि अब भाई सीधी सी बात है, सरकार की हालत है खराब, सबको दिख रहा है कि गवर्नमेंट की जीडीपी 23.5 डिग्री गिरी है, सबसे बुरी हालत इंडिया की है, तो इंडिया को पैसा देना रिस्की है, तो इंडिया को मैं 2% एक्स्ट्रा ब्याज लगाऊंगा, मैं कम नहीं लगाऊंगा इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे इंडिया पे डाउट है। बाकी देशों के लिए ऐसा होता कि भैया नहीं, अमेरिका तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, अमेरिका में पैसा देने में हर्ज नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो निकल गया इससे, या चाइना तो निकल गया इससे, तो उनकी इकोनॉमी में पैसा लगाने में मुझे रिस्क नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं लगाऊंगा। यहां पे मैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाऊंगा, मैं रिस्क ले रहा हूं। इंक्रीज इन टैक्सेस, सरकार टैक्स भी बढ़ाएगी, क्यों? क्योंकि सरकार को पैसे चुकाने और सरकार के पास लिमिटेड ही मीन्स है, इसमें टैक्स एक मुख्य कारण होता है। इट में ऑल्सो नेसेसिएट इंक्रीज इन टैक्स, जिससे आम लोगों पे भी बर्डन बढ़ेगा और वो लोग कम खर्चा करेंगे, ज्यादा टैक्स पे करेंगे, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और सरकार के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, भैया कहां से टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, उनके पास भी मजबूरी है। तो इस सब वजहों से, और टैक्स लेकर चुकाना पड़ेगा विदेश में, तो इस सब वजहों से लेकर जो है विदेश में या देश में जहां भी, तो इस वजह से सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्राउडिंग आउट, यानी कि द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट जो है वो पैसा उठाती है, बॉन्ड वगैरह बेचकर, सरकारी जो पूंजी होती है, बॉन्ड होते हैं, वो बेचकर प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कम हो जाता है इसकी वजह से, और फिर गवर्नमेंट को जो है वो इंक्रीज करनी पड़ती है स्पेंडिंग, क्योंकि आम लोग जो हैं या प्राइवेट कंपनी जो है वो नई फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए पैसा उनके पास होता नहीं है। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और गवर्नमेंट को फिर लोगों तक पैसा वापस पहुंचाना पड़ता है। क्यों? गवर्नमेंट ने जब यहां पे लोगों से पैसा उठा लिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए या बाजार में सिक्योरिटी बेची, तो उसकी वजह से लोगों के पास पैसा था वो तो गवर्नमेंट ले गई, तो अब लोग उसको खर्च नहीं कर पाएंगे और बाजार के अंदर जो है वो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो महंगाई नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी तो सामान बिकेगा नहीं, और ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इन्फ्लेशनरी, यानी कि इसके वजह से महंगाई हो जाती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होने की वजह से महंगाई हो जाती है, एंड इट इज बैड फॉर द हेल्थ ऑफ द सेंट्रल बैंक,
जो केंद्रीय बैंक है उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इट में पुश अप इंटरेस्ट रेट्स, इसकी वजह से ब्याज दरें बढ़ जाती है बैंकों के लिए भी, आम आदमी के लिए। दस मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू सर्विस द लोन, यानी कि गवर्नमेंट के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो लोन जो लोगों को चुकाएगी विदेशों में चुकाएगी और फिर टैक्स भी लेगी, वही वाली बात जो हमने अभी की थी। इट ऑल्सो पोजेस थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमी, यानी कि अब हमारी आर्थिक स्थिरता, हमारे पे विदेशी जो निवेशक हैं वो भी विश्वास कम करेंगे। और यही कारण है कि जो एजेंसी होती हैं, रेटिंग एजेंसी जिनको कहते हैं, जैसे एग्जांपल है मूडीज नाम से एक एजेंसी जिसका अक्सर हम नाम सुनते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट की जो इस साल की इंडिया की ग्रोथ है उसको 11.5% गिराने का फैसला किया है, जो कि ये सोच रहे थे कि पहले 4.4% ही गिरेगी, मतलब -4% ही जाएगी इंडिया की जीडीपी इस साल नेगेटिव। इन्होंने अंदाजा लगाया कि इस साल इंडिया की जीडीपी -11.5% तक जा सकती है, जो कि बहुत बड़ा होता है। अभी तक इंडिया की इकोनॉमी यानी कि जीडीपी जो है वो हर साल 5, 6, 7% के हिसाब से बढ़ती थी। अब ये पहली बार माइनस में 11.5%, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में अगर पिछले साल भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में 100 रुपए बढ़े थे या 100 रुपए जो थे, तो इस साल जो है वो भारत सरकार या भारत देश कितना ही उत्पादन करेगा, वो 11.5% कम उत्पादन करेगा, यानी कि टोटल जो है वो हम यहाँ पे 88.5% ही प्रोडक्शन कर पाएंगे। ये पिछले साल के मुकाबले में कम हो जाएगा। तो यही जो है वो जीडीपी के आंकड़े दिखाते हैं, और इसकी वजह से इनके रेटिंग कम कर देने की वजह से ये आखिरी वाला पॉइंट कि भैया अब और ज्यादा इसकी वजह से हमारे लिए रिस्क हो जाएगा, क्योंकि जब विदेशी कंट्रीज जब इस रेटिंग को देखेंगी कि भैया इनके हिसाब से इनकी इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं, तो वो पैसा क्यों लगाएंगे हमारे देश में, तो हमें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, वही महंगाई और ये वाली सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइव करंट अफेयर सीरीज. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.